हेलो एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सेशन को करते हैं स्टार्ट। चैनल अपना हिंदी बाई ज्योति मैम। सभी एग्जाम के लिए इनोसेंट डाटा है बच्चे। जैसे कि अगर एचएससी का एग्जाम दे रहे हो, सीटी का एग्जाम है, ग्रुप डी है, ग्रुप सी मेंस है, जो भी एग्जाम एचएससी लेवल का आप अगर दे रहे हो, तो जो हरियाणा जीके है ये सिर्फ हरियाणा यानी कि एचएससी लेवल पर ही बच्चे पूछी जाती है। तो सभी के लिए इनोसेंट है हरियाणा का इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना की गई थी। यूं पूछे महाभारत की रचना की गई थी। आपने हरियाणा में पूछ लिया तो हम हरियाणा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा तक पहले मतलब ये तो एक छोटी सी क्लिप यानी कि छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसकी रचना कहाँ पे हुई थी। इसकी रचना वैसे तो उत्तराखंड के, पहले देखो महाभारत की जो रचना है ना, उत्तराखंड के माला गांव में हुई थी। उत्तराखंड में दो गुफा बताई गई है, व्यास व गणेश गुफा। गणेश गुफा के अंदर इनकी रचना की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने। वेद व्यास का तो सिर्फ नाम है बच्चे, लेकिन इसको लिखने वाला कौन था? लिखने वाला वेद व्यास नहीं था। सिर्फ वेद व्यास ने तो क्या किया था? कहानी सुनाई थी। किसको सुनाई थी जी? गणेश, श्री भगवान गणेश है ना, उसको बैठकर वेद व्यास ने कहानी सुनाई थी। किसकी? महाभारत, जो कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, उस कौरव पांडव के युद्ध की कहानी पूछ लिया जाए ना, किसने सुनाई थी? वेद व्यास ने सुनाई थी। लेकिन इस रचना को लिपिबद्ध किसने किया था? लिपिबद्ध करने वाला कौन था? लिपिबद्ध गणेश ने किया था। गणेश जी भगवान। जब ये दोनों बैठे थे, आपस में बातचीत चल रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी ना, मतलब चारों तरह मतलब वो का करनी सन्नाटा ही सन्नाटा था। चारों तरफ सन्नाटा था। वेद व्यास ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। उत्तराखंड में घटना हुई थी महाभारत की, वहीं पर इसकी रचना की गई थी। लेकिन वेद व्यास ने जब गणेश को ये सारी बातें सुनाई, तो गणेश ने अपने हाथों से लिपिबद्ध किया था। लिपिबद्ध वेद व्यास ने नहीं किया था, लिपिबद्ध तो गणेश ने किया था। फिर इसकी एक क्लिप है जो कई बार हमारे हरियाणा एचएससी लेवल में तो उत्तराखंड से नहीं, सिर्फ हरियाणा से पूछेगा कि कहाँ पर जो महाभारत की रचना हुई थी। तो अगर हरियाणा के अंदर पूछता है तो हमारा कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। सबको पता है कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। इसी स्थान पर ज्योतिषर स्थान पर क्या था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्या दिया था? कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर स्थान पर किसने? श्री कृष्ण ने किसको? अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पे तो जो महाभारत की एक छोटी सी क्लिप है, छोटी सी क्लिप की रचना की गई थी। कै दिन चला था जी युद्ध? कुरुक्षेत्र युद्ध है ना, 18 दिन चला था बच्चे। 18 दिन मार काट, खून, लड़ाई, मतलब चारों तरफ सन्नाटा था। किस किस के बीच लड़ाई हुई थी जी? यू देखो कौन? महाभारत कालीन कौरवों व पांडवों के बीच हुई थी। पांडवों के बीच 18 दिन युद्ध चला था। 18 दिन मतलब सन्नाटा ही सन्नाटा था, खून ही खून था, पानी की तरह खून को बहाया गया था। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है हरियाणा में, न पूछकर सीधा पूछ लिया जाए महाभारत की रचना कहाँ पर हुई थी, तो उत्तराखंड में हुई थी, न कि हरियाणा में। हरियाणा में तो एक छोटा सा हिस्सा यानी कि छोटी सी दुर्घटना थी, छोटा सा मतलब एक
प्रति लगा लो या कृति लगा लो कि उसकी यहाँ पे हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी गई थी, यानी कि छोटी सी दुर्घटना को अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा शहर है जो महाभारत के कर्ण के नाम से, ये कर्ण है बच्चों, ये कर्ण के नाम से संबंधित है, कर्ण से संबंधित है। महाभारत का कौन सा शहर है जो कर्ण के नाम से संबंधित है? कर्ण कौन थे? बहुत बड़े दानवीर थे। कर्ण का एक मतलब सिद्धांत था कि जब वो सुबह स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे तो जो फर्स्ट इंसान जो भी उसको मिलता था उसको बहुत सारा धन देता था। यानी कि क्या, कर्ण को हम क्या कहेंगे? कर्ण एक दानवीर था, दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, दानवीर कर्ण के नाम से। तो इसने एक कर्ण नगरी बसाई थी, अपने हरियाणा में कर्ण नगरी बसाई थी, कर्ण नगरी बसाया, जिसका नाम आज क्या है? इस कर्ण नगरी को हम क्या कहते हैं? करनाल कहते हैं। कर्ण नगरी से इसका नाम क्या पड़ गया? करनाल। क्या पड़ गया? करनाल, यानी कि करनाल। पूछ लिया जाता है जब युद्ध, दानवीर कर्ण है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध में यूं भी लड़ा था, लेकिन क्वेश्चन कैसे पुट होता है कि कर्ण है ना, क्वेश्चन पुट होता है एचएससी में बहुत बार पूछा गया कि किस दिन कर्ण ने मतलब अस्त्र शस्त्र उठाए थे? 10वें दिन कर्ण लड़ा था। जो हमारा कर्ण है वो महाभारत में 10वें दिन लड़े थे। ठीक है, 10वें दिन लड़े थे। और जो हमारे अभिमन्यु हैं, अभिमन्यु वो 13वें दिन मारे गए थे। अभिमन्यु के बारे में भी पूछा जाता है, कौन मारे था 13वें दिन? अभिमन्यु। अभिमन्यु नू नहीं पूछा जाता कौन कड़े क्यों करके मारा, लेकिन नू पूछा जाता है कि कौन से दिन अस्त्र शस्त्र उठाए थे, कौन से दिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। और 10 दिन तक नहीं लड़े थे, 10 दिन तक नहीं लड़े थे, लेकिन 11वें दिन लड़े थे। सॉरी, 10वें दिन नहीं लड़े थे, 10 दिन तक नहीं लड़े। एक मिनट रुक जाओ, 10 दिन नहीं लड़े, इन्होंने 11वें दिन लड़े थे। यानी कि 10 दिन तो बैठ कर इंतजार करे, यू लड़ाई आड़े बंद हो जाए, यानी कि क्योंकि वो कौरव की साइड था कि कौरव जीत जाए। इतनी बड़ी सेना थी कौरव के पास, पांडव सिर्फ 5 थे, पांडव सिर्फ 5 थे, फिर भी क्या है, जीत आखिर में किसकी हुई थी? पांडव की हुई थी। 10 दिन नहीं लड़े, 11वें दिन लड़े थे। 13वें दिन क्या हुआ था? 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया था। क्या, कौन मारा गया था? अभिमन्यु को चक्कर में फंसाकर मारा गया था। तो ये कौन सा शहर बचा था? करनाल। कर्ण के नाम से कौन सा शहर की स्थापना की गई थी? करनाल। नेक्स्ट, योधेय काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? यूनु का है योधेय काल। योधेय काल के अंदर हरियाणा को किस किस नाम से जाना जाता है? योधेय काल था ना, जो योधेय थे उस टाइम पे हमारे हरियाणा को बहुधान्य, बहुधान्य का मतलब कि बहुत धन था, अधिक धन था लोगों के पास। क्या था? बहुत धन था, अधिक धन था, मतलब एक सोने की चिड़िया थी, संपूर्ण भंडार भरे थे। लेकिन वो तो भंडार हमारे कब समाप्त हुए? जब अंग्रेजों ने यहाँ पे एंट्री ली, उन्होंने अपने देश का माल मतलब बाहर भेजना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उससे पहले तो अंग्रेजों के, यानी कि जो विदेशी शक्ति हमारे भारत में आई, उससे पहले तो हमारा देश क्या था? संपन्न था। ठीक है ना, साधन संपन्न हमारा देश था। तो क्या हो जाएगा? बहुधान्य। क्या हो जाएगा? बहुधान्य। कई बार पूछ लिया जाता है, जो योधेय काल है ना, योधेय काल के सिक्के पूछे जाते हैं, सिक्के, सिक्के। इसके जो सिक्के हैं वो कैप्टन कोटले ने मिले थे। कब मिले थे? सबसे पहले सर्वप्रथम सिक्के
क्या लिखोगे? सर्वप्रथम सिक्के, सिक्के 1834 में कोटले ने सहारनपुर यूपी में मिले थे। कहाँ मिले थे? सहारनपुर यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर था? सहारनपुर में। सर्वप्रथम योद्धेय काल के सिक्के कहाँ मिले थे और कौन सी सन में मिले थे? 1834 में मिले थे सर्वप्रथम सिक्के। किसने मिले थे? कोटले ने मिले थे। कैप्टन कोटले बोलते हैं इसको, कैप्टन कोटले। ठीक है, लेकिन यही सिक्के फिर यही सिक्के किसने मिले? सिक्के 1834 में मिले थे कनिंघम ने। कनिंघम ने हरियाणा में मिले थे। हरियाणा का कौन सा जिला था? पूछा जाता है, हरियाणा की बात हुई तो हरियाणा में पूछेगा। यह कनिंघम ने हरियाणा में सोनीपत जिले में मिले थे। हरियाणा के सोनीपत जिले में, सोनीपत जिले में। अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम, मतलब स्टेट ना दे सर्वप्रथम सिक्के कहाँ मिले थे, तो यूपी के सहारनपुर में। अगर हरियाणा में पूछ लिया जाए, हरियाणा में कनिंघम ने मिले थे। कनिंघम ने मिले थे हरियाणा के सोनीपत जिले में। कौन से जिले में? सोनीपत जिले में। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं। जो बातें क्वेश्चन में पुट होती हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड हम बात करेंगे। नेक्स्ट, किस स्थान से प्राप्त है? अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट, यू के पूछा है। नु कहे जो उस टाइम पर यू संगीत गाया करते नी, सारे गा में पैदा में नी, यानी कि उसका उल्लेख 7 स्वरों का जो उल्लेख था कहाँ मिला था? शुद्ध में मिला था, अग्रोहा में मिला था, रोहतक में मिला था या मिथाथल में मिला था? यानी कि कहाँ पे मिला था? पहले तो संगीत देखो कौन सा था। संगीत कौन सा था अपना? सा रे ग म प द नी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सा रे ग म प द नी। तो ये क्या थे? 7 स्वरों का उल्लेख हरियाणा में कहाँ मिला था? अग्रोहा। अग्रोहा किसने बसाया था? अग्रोहा है, अगरसेन ने बसाया था। अग्रोहा की स्थापना किसने की थी? अगरसेन, महाराजा अगरसेन ने की थी। तो अग्रोहा में मिली। एक क्वेश्चन ऐसे पुट किया जाता है इसी संगीत से रिलेटेड। संगीत से हरियाणा के किस जिले में सा रे ग म प धनी की ईंट मिली थी? हरियाणा का यू किस में मिला था? यू संगीत लिखी एक ईंट मिली थी। ईंट पूछागा, ईंट कहाँ मिली थी? जींद जिले में मिली थी। ईंट कहाँ मिली थी बच्चे? जींद में मिली थी। ठीक है ना? जो सा रे ग म प ध म की संगीत का मतलब उल्लेख कहाँ मिला है? अग्रोहा है। अगर हमने नु पूछ लेनी, एक ईंट मिली थी जिस पे यह संगीत लिख रखा था। कौन सा संगीत? स रे ग म प द नी। अगर यू संगीत लिखा मिलता है, वो ईंट कड़े मिली थी? ईंट जींद मिली थी। कहाँ मिली थी बच्चे? जींद में मिली थी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहां पर हुआ था? थानेसर। ऑप्शन ए क्या है? थानेसर, रोहतक, पानीपत व कुरुक्षेत्र। तो हमने पता है जो वर्धन वंश
की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी थानेसर थी। क्या थी? थानेसर थी। वर्धन वंश का जो संस्थापक कौन था? सबसे पहले तो पूछा जाता है संस्थापक कौन था? इस वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन था। इसके 2 बेटे 1 बेटी थी। इस न्यू कब बैठा था? 580 में। प्रभाकर वर्धन कद गद्दी में बैठा था? 580 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। 580 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। इसके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। जो इसका 580 में इसका हुणों के साथ यानी कि हुण क्या थे? विदेशी थे। हुणों के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में कौन जीता? प्रभाकर वर्धन। और हुण के थे पराजित हो गए। और हुणों को पराजित करके जो अपना यू हरियाणा का जो यू मैप है ना, मालवा, गुजरात, उड़द, बंगाल, इस राज्य पे इसका पूरा अधिकार हो गया था। कौन सा राज्य पे? यानी कि ये मालवा, गुजरात, उड़द, बंगाल, इस एरिया पे प्रभाकर वर्धन का क्या हो गया? कंप्लीट कब्जा हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट कब्जा हो गया। लेकिन क्या था कि जब इसकी मृत्यु हुई ना 605 में इसका बड़ा बेटा कौन था? राज्यवर्धन गद्दी पे बैठ गया। कहानी के माध्यम से समझाएंगे, रटना नहीं है, मतलब इस चीज को प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना। जब इस यू मर गया, इसका स्थान पर कौन और राजा बना? इसका बेटा, जो बड़ा बेटा था राज्यवर्धन। ठीक है, गद्दी पे बैठा। यू 1 साल राजा रहा। क्यों रहा? क्योंकि इसका गद्दी पे बैठ दे और एक कहाँ का? मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। इनके बार बार जिक्र होंगे तो आपने समझना है। एक था बंगाल का राजा कौन था? शशांक। कौन था? शशांक। इन दोनों ने नुबेरा पटिया नहीं भाई, जो प्रभाकर वर्धन है इतनी पावरफुल शक्ति है, उसकी मृत्यु होगी तो इन्होंने जड़ा इनकी, इसने अपनी बेटी का ब्याह किया था। बेटी कौन थी? इनकी बेटी थी राजश्री का विवाह किया था कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हुई नहीं तो इन दोनों शक्तियां ने क्या कर दिया? राजश्री के पति की हत्या कर दी। राजश्री के पति की हत्या कर दी। और कन्नौज एक संपन्न स्थान था, एक संपन्न क्षेत्र था, तो कन्नौज पर अधिकार जमा लिया। तो जब राज्यवर्धन का गद्दी पर बैठना और इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते ही राज्यवर्धन का खून खोल गया। किसका नहीं खोल लगा? जब जिसकी सिस्टर का बसाया घर उजाड़ दिया और राज्यश्री को बंदी बना लिया था। ठीक है ना, लेकिन राज्यश्री वहां से जंगलों में भाग गई थी। ठीक है, किसी की बंधन में रहना या किसी के साथ मतलब उसके अत्याचारों को सहना, तो उससे तो अच्छा राज्यश्री क्या हुई? अब जंगलों में भाग गई थी। तो राज्यवर्धन ने गद्दी पर बैठते ही कन्नौज पर हमला कर दिया। मालवा का जो देवगुप्त था और शशांक, बंगाल का जो शशांक था, इन दोनों शक्तियों पर क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। लेकिन यहाँ पे इस युद्ध में यह शक्ति तो जीत जाती है और राज्यवर्धन क्या होता है? हमारा हार जाता है। राज्यवर्धन हार जाता है लेकिन ये पावर जीत जाती है। इसके बाद 606 ईस्वी में इसका छोटा भाई जो एक श्रेष्ठ राजा बना, कौन है? हर्षवर्धन। किसने नाम नहीं सुना हर्षवर्धन का? हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे कद? छठी शताब्दी में 606 ईस्वी में। यू जब गद्दी पर बैठा है ना, शशांक जब गद्दी पर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा है। हर्षवर्धन के 2 ही मकसद थे। एक तो सबसे पहले अपनी सिस्टर को ढूंढना। इसने मतलब गुप्तचर लगा दिए कहीं से भी, मतलब मेरी सिस्टर को ढूंढ कर लेके आना है। इस राज्यश्री को ढूंढा गया। सेकंड इसका क्या लक्ष्य था कि इसकी जो सिस्टर का जो अक्षेत्र था ना, जिसकी वो मालकिन थी, जिसकी वो रानी थी, वो राज्य अपनी सिस्टर को क्या करे? सम्मानित से वापस लौटाया जाए। तो इसने इनके साथ, इन शक्तियों के साथ, कौन सी शक्ति?
मालवा का देवगुप्त और बंगाल का शशांक के साथ युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ पे हर्षवर्धन तो जीत जाता है और ये दोनों शक्ति क्या हो जाती हैं, पराजित हो जाती हैं। फिर लेकिन राजश्री के फोर्स से इसी हर्षवर्धन को ही कनौज का राजा बना दिया था, और हर्षवर्धन की पहले जो राजधानी थी थानेसर थी, लेकिन फिर इसने क्या कर दिया था, थानेसर और कनौज को दोनों को अपनी की राजधानी बना लिया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, थानेसर। कहाँ पे हुआ था, थानेसर। थानेसर जो इनकी फर्स्ट राजधानी थी, और इनकी जो सेकंड राजधानी बनी वो कौन थी, कन्नौज थी। क्या थी, कन्नौज थी। इसी तरह आपने रटना नहीं है, रटना नहीं है, पूरी फैमिली की तरह, जैसे कि हम अपने फैमिली के वर्णन को याद रखते हैं ना, कब किसने क्या कहा, कब किसने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको समझना है। नेक्स्ट, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था, एवं हमने तक पढ़ा था। तो क्या है, हर्षवर्धन की राजधानी थी, अशोक की राजधानी थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी थी, या कनिष्क की राजधानी थी। बड़ा ध्यान से पढ़ो बच्चे, क्योंकि देखो मैं इतना तो नहीं कहूंगी, लेकिन इतना कंटेंट अगर आपने किसी भी चैनल पे मिल जाए तो आप फिर कहना कि मैडम आप बहुत कम करवा रहे, तो हम इसकी थोड़ी स्पीड यानी कुछ और डिटेल बढ़ा देंगे, और इतना इजी तरीके से कराएंगे कि यहाँ से अपने 2 नंबर पक्के समझो। 2 नहीं तो 1 नंबर कहीं नहीं गया, लेकिन 2 नंबर ही लगाओ, क्योंकि हरियाणा जीके जैसे कि हमारा ग्रुप डी का एग्जाम है 25 नंबर के हरियाणा जीके आवे, तो यहाँ से बाहर न बताओ 25 नंबर की कहाँ से आएगी, यानी कि आपकी हिस्ट्री 10 नंबर की आएगी, तो हिस्ट्री को आपको अच्छे से करवा दिया जाएगा। तो अपने हर क्वेश्चन में, हर लाइन में आप नू समझा करो कि मेरा एक आंसर, एक क्वेश्चन, 1 मार्क छिपा हुआ है। तो अभी बात हुई थी जो थानेसर की राजधानी हमारी क्या थी बच्चे, किसकी राजधानी थी, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन जब कन्नौज पे उसका अधिकार हो गया था ना, लोगों के फोर्स करने पर, ठीक है ना, दबदबाव से इसने क्या कर लिया था, कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना लिया था, क्योंकि राजेश्वरी ने कहा कि मैं इस ओड कारोबार को मैं नहीं संभाल सकती। बहुत छोटी एज में इसने इतनी अचीवमेंट हासिल कर ली थी जिसकी कोई हद नहीं, इसको बड़े सम्मानित तरीके से देखा जाता। जब यू गद्दी पर बैठा सिर्फ 13 साल का बच्चा था, मतलब छोटी एज में क्या था, ये गद्दी पर है, इसने गद्दी संभाल ली थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन का 1 मिनट यहाँ से कोई नहीं, इसी पे कर देख ले हैं। जो हर्षवर्धन का समय पूछ लिया जाता है, उसके पिता का समय तो 6ठी शताब्दी के अंत में, क्योंकि वो 580 में गद्दी पर बैठा था, और लेकिन हर्षवर्धन का समय क्या है, 7वीं शताब्दी है। पूछ लिया जाता है कौन सा समय था, मतलब कौन सी शताब्दी थी, हर्षवर्धन की 7वीं शताब्दी है, इसका भाई की भी 7वीं शताब्दी थी, लेकिन इसका जो इसके फादर की अगर शताब्दी पूछी जाती है, वो 580 में गद्दी पर बैठा था बच्चों। तो 580 मतलब 6ठी शताब्दी के अंत में, क्या हो जाएगा, 6ठी शताब्दी के अंत में। क्या कहता है कि चीनी यात्री हेन सांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा एंड शक्ति की चर्चा की गई है। तो ये किसने नहीं पता, थानेसर की बात जब हम बार बार कर रहे, अरे हमने पता कि जो चीनी यात्री हेन सांग है, हर्षवर्धन के समय में आया था। किसका समय में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कड़ आया था, थानेसर आया था। कड़ आया था, थानेसर आया था। हेन सांग ने हर्षवर्धन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। हेन सांग की बुक कौन सी थी, सी यू की बुक लिखी थी, और सी यू की बुक में इसने क्या किया था, हर्षवर्धन का वर्णन किया है। वर्णन किया है कि जितनी छोटी एज है ना, उतनी अचीव हासिल करना, और एक मतलब अच्छा शासक, एक अच्छा शासक स्थापित होना। ठीक है, नेक्स्ट, अलब्रूनी की प्राचीन पुस्तक है किताब अल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है। तो फिर नु बताओ, अलब्रूनी ने कौन सा केंद्र बताया है, अलब्रूनी ने भी वही केंद्र बताया है जो हमारा हेन सांग ने बताया था। तो किसको बताया है, अलब्रूनी ने थानेसर को बताया है। किसको बताया है, अलब्रूनी ने
थानेसर को बताया है। नेक्स्ट, करनाल का युद्ध कौन सी सन में हुआ था? नो पूछा, करनाल का युद्ध एक भयानक युद्ध था करनाल का, तो कहां पर हुआ था? करनाल का जो युद्ध है ना, कहां पर होने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि जब करनाल का बोल दिया तो ऑफिशियली करनाल में ही हुआ था। तो कौन सी सन में हुआ था बच्चे? ये चीजें, इसमें हमें कोई ट्रिक के माध्यम से आपको डेट तो याद नहीं करवा सकते, ये चीजें आपको इनोसेंट यानी कि डायरेक्टली याद करनी होती है। तो ये क्या हो जाएगी? 1739 ईस्वी में, यानी कि 1739 में युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और के बीच में, किस किस के बीच में तीसरी लड़ाई हुई थी? किस किस के बीच में तीसरी लड़ाई हुई थी? बताओ फटाफट। हेमू, बी ऑप्शन है मराठी शासकों, सी ऑप्शन है बाबर, और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी। यानी कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी ना, कौन सी लड़ाई पूछ रखी? तीसरी। लेकिन आप तो किस पर काम करेंगे? आप डिटेल पर काम करेंगे, डिटेल्स पर काम करेंगे। नू समझ लो, ग्रुप डी में पूरत है क्वेश्चन नु का नु चिपकेगा, फिर आप नु कहोगे वेरी गुड मैडम जी, बहुत अच्छा, मतलब हमारा भविष्य यानी कि स्टार चमका है, यानी कि मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो ये पूछा तीसरी लड़ाई, हमने तीसरी लड़ाई के बारे में नहीं पढ़ना, हम पढ़ाएंगे स्टार्टिंग तक। फर्स्ट लड़ाई हुई थी पानीपत की, जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1526 में हुई थी जी, 1526 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? सबसे पहले कौन आया था? यानी कि जो तुर्की आई ना, सबसे पहले कौन सा तुर्की था? बाबर आया था जी। बाबर प्लस में इब्राहिम, इब्राहिम लोदी, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी बैठा था। कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। उरत है, इनके बीच में भयानक युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में। उरे बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी शक्ति है जो हमारी हार जाती है। सेकंड युद्ध फिर होता है। सेकंड युद्ध किस सन में हुआ था? पूरा 26 में होया तो 1556 में होया था, यानी कि 30 साल बढ़ाए तो 30 साल कोई शक्ति नहीं लड़ी थी पानीपत में, 30 साल बाद बाद लड़े थे। यानी कि बाबर का पोता लड़ा था। कौन था बाबर का पोता? इसका बेटा कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। प्लस में हेमू, क्या था? हेमू लड़ा था। अकबर प्लस हेमू के बीच में हुई थी कौन सी? सेकंड लड़ाई। कै साल पाछा हुई थी? 1526 साल, तो फिर भी याद रह जाती है, लेकिन बीच वाली कंफ्यूज करती है। 30 साल पाछा है। कौन जी? बाबर का पोता। किसके साथ जी? हेमू के साथ। ये तो नामात्र का लड़ा था, लेकिन इसका जगह पे बैरम खा, वो अत्याचार वाली हमने वीडियो करी थी ना, रियल लड़ाई तो उसने लड़ी थी, क्योंकि ये तो नाबालिग था उस टाइम पे, अल्प वयस्क था, यानी कि कम एज थी इसकी। तो हेमू, अकबर और हेमू के बीच में। लेकिन जो ये तुर्की थे ना, इनके पास अच्छी अच्छी पद्धति थी, तोपे थी, तो इनकी जीत निश्चित थी। और जो ये भारत में शक्तियां रह रही थी, इनकी हार थी। क्यों थी? क्योंकि इनके पास ना तो अच्छे सैनिक थे, ना सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, ना इतना पैसा था। मतलब इनके पास एक आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि छोटी छोटी टुकड़ियों में भारत देश बटा हुआ था, और उन आपस में ही खींचातानी यानी कि युद्ध चल रहे थे। जब पूरा भारत देश में, हम घर में बोल जाए गृह युद्ध चल रहे हैं, तो भारत के भी गृह युद्ध चल रहे थे। एक टुकड़ी दूसरी टुकड़ी के साथ लड़ रही थी, तो कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था। तो विदेशी शक्तियों ने यहाँ पे इस चीज का बेनिफिट उठाया। और जो हमारा तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का 1761 में, किस किस के बीच में हुआ था जी? अहमद शाह अब्दाली प्लस में मराठों के बीच।
किसके बीच जी? मराठों की। जब ये विदेशी थे नहीं, नहीं सिर्फ मराठों से इतना डर लगता था। जब तक मराठे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हुई कि मराठे हार गए। अहमद साहब अब्दाली, यहाँ पे तुर्कियों की कोई लड़ाई नहीं है, मराठों के साथ कोई बाहरी शक्ति आती है, जैसे कि अहमद साहब अब्दाली आता है और वो मराठों को हरा देते हैं। अरे एक अपने भारत देश में जब मराठों की एक अच्छी नाम था, अंग्रेज डरा कर दे मराठों से, अंग्रेज डरा कर दे, लेकिन अहमद साहब अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। तो उरे इन तुर्कियां के, इनके यानी कि सबके नहीं, तुर्की तो यहाँ पे कमजोर हो गए थे, अंग्रेज आ गए थे इस टाइम पे। तो जो 1600 में उनका आगमन हो गया था, तो यहाँ पे अंग्रेज के भी क्या हो गए थे, विचार खुल गए थे, उन्होंने भी लोगों का फुल शोषण करना स्टार्ट कर दिया था। अंग्रेज एक ही शक्ति से डरते थे, वो कौन सी थी? भारत के मराठों से। लेकिन बाहरी शक्ति आती है अहमद साहब अब्दाली, अरे अहमद साहब अब्दाली इसको मराठों को पराजित करती है। तो यहाँ पर वास्तविकता में मतलब अपना अधिकार जमाने का हक मिल गया था, किसने? अंग्रेजों को। तो ये शक्ति जीत गई और ये क्या होगी? यहाँ पे हार गई। तो ये अपने 3 युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। तो 3 के 3 युद्ध आप जिस ढंग से भी याद रखना चाहते हो, इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इससे अच्छी ट्रिक आपने नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो ने देखा करो, शेयर करा करो, लाइक करा करो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नू सोच कर पढ़ा करो, यहाँ से नू के नू क्वेश्चन चिपकेंगे। ठीक है ना, यहां से नो के नो क्वेश्चन चिपकेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या पूछा था? अहमद साहब अब्दाली ने किसको हराया था? मराठी शासकों को हराया था। किसको हराया था? मराठी शासकों को हराया था। तो सभी बच्चों को हाथ जोड़कर राम राम और करते हैं सेशन को बंद।